अच्छा, अब हमारे पास 6 टाइप ऑफ नेक्रोसिस हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो एक MCQ देखने वाली चीज़ है कि 6 टाइप ऑफ नेक्रोसिस में एक सिर्फ ऐसी होती है जो माइक्रोस्कोपिकली पता चलता है कि अच्छा इसमें ये वाली नेक्रोसिस है। बाकी सब अगर हम ग्रॉस एग्जामिनेशन करें उस ऑर्गन की तो हमें उससे पता चल जाता है कि इसमें नेक्रोसिस हुई हुई है। अब वो एक जो जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिकली देखना ज़रूरी है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी ज़रूरी है, वो कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है, उसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड के अलावा बाकी सब जो हैं ग्रॉस अपीयरेंस से हमें पता चल जाती हैं कि कौन सी टाइप की नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, ये एक MCQ है। अच्छा, इसके बाद हम एक एक करके एक नेक्रोसिस की टाइप देखेंगे। सबसे पहले हमने देखनी है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। नाम से क्या पता चल रहा है? कोआगुलेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? कोआगुलेशन हम ब्लड से रिलेटेड चीज़ों में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अगर 2 हॉलमार्क्स याद रखने हैं ना, मतलब 2 इस तरह के पॉइंट्स जिनके ऊपर पूरी बात घुमा के बंदा याद कर सकता है, तो वो सिंपल है। एक ये कि जब कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है किसी ऑर्गन में, तो उसका आर्किटेक्चर जो होता है वो प्रिजर्व रहता है कुछ दिनों के लिए। आर्किटेक्चर क्या होता है? हम क्या पढ़ते हैं कि आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? वो लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, किसी चीज़ की शेप डिज़ाइन करते हैं, किसी चीज़ की फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, वो होते हैं आर्किटेक्ट्स। ठीक है, तो अगर किसी सेल का आर्किटेक्चर, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था, कुछ दिनों के लिए नॉर्मल रह रहा है, बेशक वो सेल नेक्रोटाइज हो रहा है, उसमें नेक्रोसिस हो रही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ दिनों के लिए नॉर्मल रह रहा है, आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है। और बाय द वे ये चीज़ नोट करो, मैं कुछ दिनों के लिए कह रही हूँ, हमेशा प्रिजर्व नहीं रहता। इन दी एंड इसकी फेगोसाइटोसिस होती है, डिज़ोल्व हो जाता है ये, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए इसका आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है। इस टाइप ऑफ नेक्रोसिस को हम कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। पहला इसका मेन पॉइंट ये याद रखना है। उसके बाद नंबर 2 इसका मेन पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी कॉज ये होती है कि यहाँ पे ब्लड की जो सप्लाई है वो नॉर्मल से कम हो जाती है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से। अच्छा, अब ये मोस्टली किन जगहों पे होता है? हार्ट में, किडनी में, स्प्लीन में, इन जगहों पे होता है मोस्टली। इसके अलावा बाकी जगहों पे भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं मेंशन करना हो तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है मेंशन करने के लिए। इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और वाइट हो जाते हैं। ये कुछ मोटे मोटे इसके पॉइंट्स थे जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकियों से। अब इसका प्रोसेस क्या है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का? इसमें ये हो रहा है कि हमने पीछे जो एक पूरी स्कीम ओवरऑल नेक्रोसिस की देखी थी, हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, कोआगुलेटिव के लिए भी। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। सेल के बाहर ब्लड सप्लाई कम हो गई है, माइनस है, रिड्यूस्ड है, जितनी उसको चाहिए उससे कम हो गई है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले नंबर 1 प्रोटीन्स की डीनेचरिंग होगी। ये हमने पीछे देखा है कि प्रोटीन्स की डीनेचरेशन की वजह से एओसिनोफिलिया ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन की डीनेचरेशन शुरू हो जाएगी। पहली बात कि सेल के अंदर जितनी प्रोटीन्स थी वो ख़राब होने लग गई हैं। ठीक है, सेल के अंदर का नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा सही से। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ साइमल्टेनियसली इसके साथ होना शुरू हो जाएगी, वो ये कि एंजाइम्स जो हैं पीछे मैंने नेक्रोसिस में बताया था कि क्या हो रहा होता है, सेल के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे होते हैं जिसकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा है, लिपिड बायलेयर होती है हमारे पास, जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन से बनी होती है। तो ऑब्वियसली जब प्रोटीन्स की डीनेचरेशन होगी तो मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेक्स आने लग जाएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और जो एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो एंजाइम्स इसको इनगल्फ कर लेते हैं, इसको पूरे को जो है फर्दर जो है सेल को किल कर देते हैं।
अच्छा, अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, प्रोटीन्स डीनेचर होने के साथ साथ ही एंजाइम्स भी इसके जो हैं डीनेचर हो गए। अब जब सेल के एंजाइम्स भी डीनेचर हो गए तो वो बाहर आके इसको फ़ौरन से किल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इस सेल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है, वो इंटैक्ट रहेगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन अंदर तो प्रोटीन्स की और एंजाइम की डीनेचरेशन हो रही है, इसलिए अंदर से तो ये सेल ख़त्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्या होगा कि जब हमारे पास यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा बॉडी का, क्योंकि नेक्रोसिस सेल के अंदर हो रही है, इम्यून सिस्टम को सिग्नल्स जाएंगे, तो जब हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आएंगे, वो आके यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, इनके एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। जब वो एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे तब ये सेल जो है कम्प्लीटली जो है डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये है हमारे पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। पहले कुछ दिनों के लिए इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट इसलिए रहता है, इसका आर्किटेक्चर इंटैक्ट इसलिए रहता है, बेशक इसको ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, क्योंकि इसकी प्रोटीन्स के साथ साथ इसके एंजाइम्स भी डीनेचर हो गए थे। उन एंजाइम्स ने इसके स्ट्रक्चर को ख़राब करना था, ठीक है। जब वो एंजाइम्स ही डीनेचर हो गए तो इसका स्ट्रक्चर एकदम ख़राब नहीं होगा, कुछ दिन के लिए नॉर्मल रहेगा। लेकिन सिंस इसके अंदर मसाइल बहुत चल रहे थे, तो बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगी और उस इम्यून सिस्टम के अंदर जितने भी ल्यूकोसाइड्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, वो आके एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे और वो एंजाइम्स इसको बाहर से आके जो है डीनेचर कर देंगे, इस पूरे सेल को, इसको पूरे को डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, नेक्रोसिस कर देंगे इसकी कम्प्लीटली। ये होती है हमारे पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस।